काव्या क्लासेज करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं लेकर के आया है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं दानिश सिद्दीकी, स्पेस टूरिज्म, अरविंद कृष्णा, दिलीप कुमार, पेगासस और खेल जगत से संबंधित खबरें। इसलिए हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं हम आज के पहले बिंदु की ओर। आज की चर्चा का पहला बिंदु है दानिश सिद्दीकी। क्यों चर्चित रहे? ये भारतीय मूल के फोटोग्राफर हैं। पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कौन है। ये भारतीय मूल के फोटोग्राफर हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों और अफगान सेनाओं के बीच जो मुठभेड़ चल रही है उस मुठभेड़ को कवर कर रहे थे और उस मुठभेड़ में इन्हें क्या लग गई? गोली लग गई, जिससे इनका क्या हो गया? निधन हो गया। दानिश सिद्दीकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे, रॉयटर्स, और इसी के लिए इनको 2018 में पत्रकारिता का जो नोबेल पुरस्कार है, जिसे हम पुलित्जर पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उससे उनको सम्मानित किया गया था। अब अफगानिस्तान संकट का इसमें एक संबंध आया है, तो इस अफगानिस्तान संकट के इस समय क्या है? विश्व की राजनीति का एक प्रमुख संकट है अफगान संकट। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। उसमें जिम्मेदार अमेरिका ने अल कायदा को माना था। अल कायदा ने विमानों को हाईजैक किया और अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उसे टकरा दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं की तैनाती की, एक गठबंधन सेनाओं की तैनाती करी थी। और अभी हाल में ही अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की जाएगी। अमेरिका से अफगानिस्तान सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। तालिबान एक संपूर्ण विश्व के लिए एक आतंकवाद का फैक्ट्री है, जिससे पूरा देश चिंतित है। और इस तालिबान में और अफगानिस्तान में एक समन्वय और सामंजस्य बनाए रखने के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक बैठक चल रही है, जिसमें अभी कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं। लेकिन अफगान में बढ़ता तालिबान का प्रभाव न केवल संपूर्ण विश्व अपितु भारत के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले में अपनी एक सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक शांत और स्थिर अफगानिस्तान पूरे विश्व की शांति के लिए ज़रूरी है। इसी क्रम में दानिश सिद्दीकी का भी उल्लेख है कि भारतीय मूल के फोटोग्राफर थे जो वहाँ मुठभेड़ को कवर कर रहे थे। इन्हें गोली लग गई, गोली लगने से इनका निधन हो गया। 2018 में इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म में एक यात्रा हुई थी 11 जुलाई को और एक हुई है 20 जुलाई को। 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रेंसन की जो स्पेस कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उसका यान यूनिटी स्पेस अंतरिक्ष में गया था। और इसका जो महत्वपूर्ण निचोड़ था इसमें क्यों था? भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री थी जिसका नाम था सिरसा बांदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी यात्री थी। जो 20 जुलाई की यात्रा हुई है उसका जो मालिक है वो कौन है? जेफ बेजोस। इनकी जो कंपनी है उनका नाम है ब्लू ओरिजिन। और जो यात्रा जिस विमान से हुई थी उसका नाम है न्यू सैफायर्ड। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें एक 82 ईयर्स ओल्ड 82 साल की महिला अंतरिक्ष में गई थी जिसका नाम था बेली फंक। जो अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2001 में। सबसे पहले अंतरिक्ष में जो जाने वाले यात्री थे वो अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था डेनिस टिटो, जो रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज से अंतरिक्ष में गई थी। उसके बाद अब एक स्पेस टूरिज्म का एक यात्रा चल पड़ी है। इसमें एक तीसरा नाम और है जिसका नाम है एलन मस्क, जो हमने पहले की वीडियो में भी बताया है
एलन मस्क की स्पेस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, और ये टेस्ला के मालिक हैं। अभी इनकी अंतरिक्ष में यात्रा बाकी है, लेकिन इससे पहले जो दो महत्वपूर्ण उद्योगपति हैं, रिचर्ड ब्रैंसन और जेफ बेजोस, अंतरिक्ष में अपना कदम रख चुके हैं। अभी हाल में ही चर्चित व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है वो है दिलीप कुमार। इनके बारे में हम जानकारी क्या क्या है। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के पेशावर में 1922 में। पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम था यूसुफ रजा। विभाजन के बाद ये अपने पिता के साथ भारत में आ गए, और इनका संपर्क हुआ देविका रानी से, जो उस समय फिल्म उद्योग का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, वो केंद्र था, बॉम्बे टॉकीज, उसकी मालिक थी। अभिनेत्री भी थी और बॉम्बे टॉकीज की मालिक भी थी। देविका रानी ने यूसुफ रजा को दिलीप कुमार का नाम दिया। अभिनय के क्षेत्र में इनको जो नाम दिया वो दिलीप कुमार किसने दिया? देविका रानी ने। किससे बॉम्बे टॉकीज की क्या थी? मालिकाना थी, मालिकाना हक था। इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी ज्वारभाटा, और अंतिम फिल्म थी इनकी किला। पहली फिल्म जिससे इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा उसका नाम था ज्वारभाटा, अंतिम फिल्म थी किला। इन्होंने क्या है, फिल्मों के क्षेत्र में दुखद अभिनय बहुत किया था, देवदास, दीदार। तो ये फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ट्रेजेडी किंग यानी दुखद अभिनय करने के कारण इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी से सम्मानित किए गए थे। इन्हें एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है निशान-ए-इम्तियाज। एक ऐसे अभिनेता जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए, उनका नाम था दिलीप कुमार। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है द सब्सटेंस एंड शैडो। द सब्सटेंस एंड शैडो, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जीवनी का वर्णन लिखा है, अपने बारे में लिखा है। तो ये है दिलीप कुमार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जो हमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में यदि हमें 15 शब्दों में या 50 शब्दों में प्रश्न पूछा जाए तो इन सबको मिला करके इन तथ्यों का हम यदि उल्लेख कर देंगे तो वो पूरा एक मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी अपन उत्तर दे सकते हैं। यशपाल शर्मा, चर्चित व्यक्तित्व जिनका हाल में ही निधन हुआ है। भारत ने क्रिकेट में पहला विश्व कप जीता था 1983 में। उस 1983 में जो विश्व कप जीता था उस टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा, जिनका हाल में निधन हुआ है। और भारत ने दूसरा विश्व कप जीता है क्रिकेट का 2011 में। 1983 का जो विश्व कप हुआ था ये क्रिकेट का तीसरा विश्व कप था, जिसमें 8 देशों की टीमें शामिल हुई थी। जो फाइनल हुआ था वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के मध्य हुआ था। भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। भारतीय टीम का नेतृत्व कपिल देव ने किया, और इस विश्व कप का जो आधिकारिक नाम था वो नाम था प्रूडेंशियल कप। क्या नाम था? प्रूडेंशियल कप। क्योंकि 1983 के विश्व कप से संबंधित हैं तो उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। और इस तीसरे विश्व कप का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में, और भारत ने दूसरा विश्व कप जीता है 2011 में श्रीलंका को हरा करके। और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था भारत में। इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। यशपाल शर्मा के नाम एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है कि ये वनडे एक दिवसीय मैच में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए। ये है यशपाल शर्मा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा अगला जो चर्चा का बिंदु है वो है अरविंद कृष्णा। इस समय पूरे विश्व में IT क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की धाक है। उसी धाक में एक नया नाम है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा जो दिग्गज टेक कंपनी है IBM, उसके नए CEO बनाए गए हैं। IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके नए CEO हैं अरविंद कृष्णा।
क्योंकि अभी हाल में ही क्या हुआ है, आईबीएम का मार्केट कैप है, जो मार्केट कैपिटल है वो तेज़ी से घटा है, आधा हो गया है लगभग। अपने मार्केट कैप को बढ़ाने के लिए उन्होंने, आईबीएम ने अरविंद कृष्णा को नया सीईओ बनाया है। और इस समय जो यूएसए की 4 दिग्गज कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, एक संयोग है कि उन चारों दिग्गज कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारत के हैं। जैसे पहला हम नाम लेते हैं गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई। दूसरा आईबीएम, अरविंद कृष्णा। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, उसके जो सीईओ हैं सत्य नडेला, भारतीय मूल के हैं। और चौथा है एपडॉग के जो सीईओ हैं शांतनु नारायण, वो भी भारतीय मूल के हैं। यानी इस समय भारतीय मूल के लोगों के जो हाल में ये भी चर्चा में रही हैं टेक कंपनियां, यदि इससे तरह हम देखें तो हमने पहले भी अभी बताया था, भारतीय मूल की शीर्षा बांदला स्पेस में जाने वाली तीसरी अंतरिक्ष यात्री बनी है। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईबीएम ने एक कंप्यूटर बनाया है, सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है वॉटसन। उसने यह नाम अपने आईबीएम के जो संस्थापक हैं थॉमस वॉटसन, उसके नाम पर रखा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वॉटसन कंप्यूटर से कौन जुड़ा हुआ है, आईबीएम जुड़ा हुआ है। इस सुपर कंप्यूटर की विशेषता है कि ये क्वेश्चन आंसर तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। और इस सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए और मार्केट कैप को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए अरविंद कृष्णा को आईबीएम का नया सीईओ बनाया गया है। अगला बिंदु है पेगासस, जिसने न केवल भारत की राजनीति अपितु पूरे विश्व की सरकारों को हिला करके रख दिया है। हाल में ही फ्रांस की संस्था ने खुलासा किया है कि पेगासस क्या है, एक इजरायली कंपनी है एनएसओ, उसका स्पाईवेयर है पेगासस सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर होता है जो जासूसी के काम आने वाला सॉफ्टवेयर, जो काम में होता है उसे स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। और इजरायली कंपनी एनएसओ का स्पाईवेयर है पेगासस। महत्वपूर्ण ये है कि ये सॉफ्टवेयर है केवल देशों की सरकारों को ही दिया जाता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता, सरकारों को दिया जाता है। और लगभग ये माना, जो फ्रांस की संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरेज, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरेज, इसने यह खुलासा किया है कि लगभग 45 देशों में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजनेताओं का, जजों का और पत्रकारों का फ़ोन की जासूसी की गई, जिसने पूरे विश्व की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हमारा अगला बिंदु है ICAR। ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में इसका नाम होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन की जो एग्रीकल्चर पर जो रिपोर्ट थी, कृषि पर जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। और उस समय इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बाद में इसका नाम इंपीरियल के स्थान पर क्या कर दिया, इंडियन। जब 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन की सिफारिश पर जब इसका गठन हुआ, तब इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी हाल में ही 16 जुलाई को इसका 93 स्थापना दिवस मनाया गया है। यह कृषि, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है और कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीक और विधाओं की खोज करता है ताकि भारत में कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में जो भारत के कृषि मंत्री हैं वो भी हमें याद होना चाहिए कौन है, वो है नरेंद्र तोमर, क्योंकि कृषि कानूनों के कारण ये चर्चा में रहे हैं
भारत सरकार अभी हाल में ही 3 कृषि कानून लाई है, जिनको लेकर के भारत सरकार और किसानों के बीच में एक मतभेद की स्थिति बनी हुई है। तो हमें कृषि मंत्री का भी नाम याद होना चाहिए, कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर। हमारी जो आगे के जो बिंदु हैं वो खेल जगत से संबंधित हैं। अभी हाल में ही 2 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हुए थे, यूरो कप और कोपा अमेरिकी कप। प्रश्न ये आ सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि दोनों इन कपों का संबंध किस खेल से है, तो इन खेलों का संबंध है फुटबॉल से। तो यूरो कप का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, और इस फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को, इटली वर्सेज इंग्लैंड, और इसमें जो विजेता रहा वो इटली रहा। दूसरा जो कोपा कप है, इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। इसका जो फाइनल हुआ था वो हुआ था अर्जेंटीना वर्सेज ब्राज़ील, और इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था। इसका नेतृत्व मेसी, जो इसका कप्तान थे अर्जेंटीना के, मेसी थे, और ब्राज़ील फुटबॉल टीम के कप्तान थे नेमार, और अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा। आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो में। यहाँ शब्द आया है रियो डी जेनेरो, तो हमें इसके बारे में, इस शब्द से एक संबंध स्थापित होना चाहिए कि तुरंत हमें 1992 में इस रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन का, जिसमें 172 देशों ने भाग लिया था। और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए यहाँ पर एक एजेंडा 21 का प्रस्ताव पारित किया गया था, एजेंडा 21, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था सतत विकास। सतत विकास की जो अवधारणा वो आई थी, वो कहाँ से आई थी? इस रियो सम्मेलन से, जो 1992 में रियो में हुआ था। 172 देशों ने भाग लिया। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से। सतत विकास की अवधारणा कहाँ से संबंधित है? रियो सम्मेलन से। और यहीं पर एक गठन हुआ था UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन का गठन हुआ, वो भी रियो सम्मेलन से ही संबंधित है। इसलिए हमें आपस में क्या चीज़ों को रिलेटेड करके भी पढ़ना आना चाहिए। जैसे रियो शब्द आए तो हमारे मन मस्तिष्क में जो रियो सम्मेलन हुआ था उसके भी महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास होने चाहिए। हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी हाल में ही क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। तो जो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा, जो हमारी पूरी तैयारी रहेगी, वो इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित रहेगी। तो इसलिए काव्या क्लासेज के जो वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम अगले जो हमारे वीडियो आएंगे वो विशेष रूप से भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी हम सिलेबस के अनुसार वीडियो लाएंगे। उन वीडियो को आप देखें और हम निसंदेह हम कह सकते हैं कि वो आपकी सफलता में सुनिश्चित करेंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।